नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। रामनगर में पर्यटन कारोबारियों ने सीटीआर कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। पीछा विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक एक बार फिर चर्चाओं में आए। उधम सिंह नगर ने 4 गोल से जीता अंतर जनपदीय फुटबॉल का फाइनल मैच। हल्द्वानी में मनाया गया प्रकृति और आस्था के संगम का महापर्व छठ पर्व। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को रामनगर में पर्यटन कारोबारियों ने सीटीआर कार्यालय पहुंचकर कॉर्पोरेट प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पर्यटन कारोबारी बीरेंद्र सिंह रावत ने सीटीआर निर्देशक को सौंपे ज्ञापन में कहा कि गर्जिया गेट को अनियंत्रित जगह स्थानांतरित करने की बात कवायद पार्क प्रशासन द्वारा चलाई जा रही है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। क्षेत्रीय ग्रामीण द्वारा पूर्व समय पर देखिए, सन 2020 में सरकार के द्वारा स्थायी लोगों को रोजगार देने के मकसद से नया जोन जो है गर्जिया जोन खोला गया, मगर कुछ जो है तकनीकी अनुमतियों का हवाला देते हुए पार्क प्रशासन ने वो गेट बंद कर दिया। जब पुनः वो गेट खुला तो रिनोवा से गेट खोलने की बात हुई, तो उसमें पूरे अपने डिकली, मोहन, चुकुम, सुंदरखाल और मोर्चों तक के क्षेत्रों को में काफी विरोध व्याप्त हुआ। सबने इसके लिए विरोध किया, तो विरोध स्वरूप एक बीच का रास्ता निकाला गया कि जिसमें ये कहा गया है कि गर्जिया से वैष्णो का पर्यटक का अपना प्रवेश होगा और रिनोवा से उसका एग्जिट होगा। मगर कुछ उच्चाधिकारियों के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारी जो ये मांग थी कि गर्जिया से तो पर्यटक परिवार बनाया जाए, उसको हमें ऐसी सूचना मिली कि नहीं माना जा रहा है। तो उसके विरोध स्वरूप आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और हमने कहा कि यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम जो है, हमें जरूरत पड़ी तो हम ढिकाला का प्रवेश द्वार भी हम बंद करेंगे। सभी ग्रामीण लोग देखिए, गर्जिया क्षेत्र के ढिकुली और चुकम क्षेत्र के ग्रामवासी एक ज्ञापन लेके आए थे कि गर्जिया जोन जो है, इसका गेट, एंट्री गेट इसका गर्जिया से ना हटाया जाए। तो इस संबंध में ज्ञापन देने आए थे। इस समय बताना है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा इस तरीके के प्रस्ताव भेजे गए हैं। यदि संबंधित क्षेत्र के लिए हमें एंट्री गेट रखने के लिए अगर इस तरीके की अनुमति मिलती है तो उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। आज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती है। इस अवसर पर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश की एकता व अखंडता के प्रतीक लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर व पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी को उनके शहीदी दिवस पर उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर याद किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा जितना भी उन्होंने अपना जीवन रहा, गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। सरदार पूर्व प्रधानमंत्री जिनको हम लौह महिला के नाम से जानते थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का आज यहाँ पर जिसे कहते हैं कि शहादत दिवस हम लोग यहाँ पर सभी कांग्रेसजन मना रहे हैं। और साथ में हमारे देश के पहले गृह मंत्री, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनका जन्म दिवस है आज, हम भी उसको भी यहाँ पर मनाया जा रहा है। सभी कांग्रेसजन के अंदर एक जिसे कहते हैं उत्साह है और हम सब इनको याद कर रहे हैं कि हमारी ऐसी धरोहर हैं देश की और जिन्होंने इस भारत देश के लिए अपने बलिदान दिया और इस भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस भारत देश के जिसे कहते हैं विकास के लिए जो उन्होंने त्याग किया, बलिदान दिया। आज जो देश हमारा कहीं ना कहीं पर भारत देश जो तरक्की है, जो कहीं पर विकास है, तो कहीं पर इंदिरा जी की सोच थी, कहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिन्होंने हमारी देश की आज़ादी से दिलाने में भी जिनका एक बहुत बड़ा एक अहम योगदान रहा है। विश्व की आयरन लेडी और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, क्योंकि ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम है तो सारे कांग्रेस जन उन्हें याद कर रहे हैं। और इसलिए भी आज के परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज भारत यदि कहीं खड़ा है तो उसकी बुनियाद रखने का काम आज से एक लंबे समय पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और पटेल जी के नेतृत्व में इस देश में जो काम हुआ, विशेष रूप से देश को आर्थिक रूप में हो, सैन्य शक्ति के रूप में हो, देश को मजबूत करने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया। आज हिंदुस्तान सीना चौड़ा कर विश्व के सामने यदि खड़ा हो रहा तो निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए सारे कांग्रेस जन उनके कार्यों को और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्मरण मजबूत क्षमता थी उसको याद करते हुए आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम कांग्रेस के हमारे साथियों द्वारा, यही नहीं पूरे देश में आज उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय अल्मोड़ा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
उधम सिंह नगर जिले की किच्चा विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक एक बार फिर चर्चाओं में नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व किच्चा में भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन के मौके पर पुलिस कर्मियों द्वारा पैर छूने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि पूर्व विधायक की पुलिस स्कॉट से चर्चाओं का दौर गर्म हो गया है। नगर क्षेत्र में सोशल मीडिया पर भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। अब असल में हार वो पचा नहीं पा रहे हैं, वो हनक बराबर रखना चाहते हैं पुलिस की कि देखिए पुलिस मेरी है। इससे काम चलेगा नहीं, वोट नहीं मिलेंगे। ये हनक जो है, और अधिकारियों को भी समझ लेना चाहिए कि आप पूर्व विधायक के साथ घूम रहे हैं, आप भी सरकार की हनक के साथ हैं। आज नहीं तो कल को खमियाजा, कल को सरकार बदलेगी, सरकार कांग्रेस की आएगी तो इन अधिकारियों को इसका खमियाजा भी उठाना पड़ेगा, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो सीओ, चाहे कोतवाल हो। और ये जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से ये हनक दिखा रहे हैं कि पूर्व विधायक ही सरकार है और सत्ता है, ये इससे ज़्यादा आपत्तिजनक कोई बात हो नहीं सकती। अल्मोड़ा में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पुलिस कार्यालय में आज अल्मोड़ा एसएसपी प्रदीप मिश्रा द्वारा राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए समर्पित करने संबंधी शपथ दिलाई गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। भारत माता की जय, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। वंदे मातरम। रुद्रपुर में छठ पूजा के अंतिम दिन पानी में उतरकर उगते सूर्य को अर्घ दिया गया। इसी के साथ महापर्व का समापन हो गया। उत्तराखंड में सबसे अधिक पूर्वांचली उधम सिंह नगर में ही रहते हैं, जिस वजह से छठ घाटों पर छठ व्रतियों का जमावड़ा देखने को मिला और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये इसकी बहुत मान्यता होती है हमारे पूर्विया में, और ये बहुत मतलब ये बिहार से शुरू हुआ, ये पटना बिहार मुजफ्फरपुर, उसके बाद ये यूपी में आया। ये मतलब छठ माता जी का बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए। सूर्य उगते समय, सूर्य उगते समय नहाना होता है, दूसरे दिन का खरना होता है और तीसरे दिन का डूबते हुए सूरज को देते हैं अर्घ, और चौथे दिन होता है उगते हुए सूरज को देते हैं। ये 3 दिन का त्यौहार होता है और अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। उसको बहुत मतलब मान्य रखा जाता है। हर चीज़ का मन्नत जो पूरा होता है, लोग उसको कोसी भी भरते हैं। अच्छा, जो जिसका मन्नत काम पूरा हो जाता है, तो जैसे शादी होता है लड़के या लड़की का, या किसी का बच्चा होता है, नौकरी मिलता है, कुछ भी होता है तो लोग करते हैं, कोसी भरते हैं। चल महासभा द्वारा आयोजित छठ कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। यहाँ अपार जनसमूह है और ये खरना से शुरुआत होकर इसका आज उगते हुए सूरज को अर्घ देकर इसका समापन होता है। इसके बाद ही लोग अन्न जल ग्रहण करते हैं। इस व्रत का बहुत ही महत्व है। इसमें व्रती 48 घंटे का व्रत रखते हैं। पूरा घर परिवार, घर के प्रत्येक सदस्य का इसमें सहयोग रहता है और इस व्रत का महत्व अब पूरे समाज के लिए भी बढ़ता चला जा रहा है। पूरा समाज इसमें पूरी तरीके से सहयोग करता है और आज हम लोग भी इसमें बहुत अच्छा माहौल है और मैं छठ मैया को प्रणाम करती हूँ और पूरे समाज के लिए, पूरे परिवार के लिए सभी तरीके हमेशा इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जाए, ये कामना करती हूँ। धन्यवाद। बड़ा ही अच्छा माहौल हुआ पड़ा है, हर जगह बहुत लोग खुशी से भगवान सूर्य को उपासना कर रहे हैं। भगवान सूर्य अभी प्रकट होने वाले हैं और सभी लोग उनको अर्घ अर्पण करेंगे भगवान सूर्य को, और काफ़ी अच्छा माहौल है और लोग बड़े इस त्यौहार को जोर शोर से मना रहे हैं। हर साल दिन पर दिन संख्या बढ़ती जा रही है और रुद्रपुर में विभिन्न जगहों में घाट पे ये सूर्य की उपासना का पर्व मनाया जाता है, छठ पूजा का। मैं इसकी छठ पर्व की सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान सूर्य भगवान सब पे कल्याण करें, सब पे। 14
नवंबर से 19 नवंबर तक जम्मू में आयोजित जूनियर नेशनल चैंपियनशिप वॉलीबॉल का आयोजन होना है। ऐसे में उत्तराखंड की बालिका एवं बालक टीम के चयन की प्रक्रिया रुद्रपुर स्टेडियम में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश भर के 108 जूनियर खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और चयन समिति द्वारा 12 बेस्ट खिलाड़ियों का चयन किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 14 से 19 नवंबर को जम्मू में राष्ट्रीय जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप बालक एवं बालिका वर्ग दोनों संपन्न होना है और उसके लिए उत्तराखंड की टीम का चयन ट्रायल 28 तारीख को बालक वर्ग का रखा गया था और आज के दिन में ये 30 तारीख को बालिका वर्ग का रखा गया है और इसमें हम 12 खिलाड़ियों का चयन करेंगे और उनका प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे और वही खिलाड़ी बालक वर्ग में बालिका वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में इस उत्तराखंड प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पूरे उत्तराखंड से बालक वर्ग में पूरे 13 जनपदों से 108 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया और आज 10 जनपदों से 55 खिलाड़ियों ने महिला वर्ग में प्रतिभाग किया है और मैं समझता हूं प्रदर्शन के आधार पर कि एक बहुत अच्छी टीम उत्तराखंड की तैयार होने जा रही है और उत्तराखंड अच्छा प्रदर्शन आने वाले राष्ट्रीय चैंपियनशिप में करेगा। सबसे ज़्यादा प्लेयर्स आए हैं? नहीं, लगभग समान, वैसे जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और मैं देख रहा हूँ चंपावत के बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, चमोली से बच्चे आए हुए हैं, रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी से भी आए, तो सुदूरवर्ती जो जनपदें हैं पिथौरागढ़ से बच्चे आए हैं, बागेश्वर से बच्चे आए हैं, तो बहुत अच्छा एक ये संकेत है उत्तराखंड के खेलों के लिए कि इस तरह से खिलाड़ियों में खेलों के प्रति रुझान बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब ला। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड पुलिस के 20वें प्रादेशिक अंतर जनपदीय वाहिनी फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। फाइनल मैच उधम सिंह नगर और देहरादून के बीच खेला गया, जिसमें उधम सिंह नगर की टीम ने देहरादून की टीम को 4-0 से हराकर जीत हासिल की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और मानव ध्वज को और 28 तारीख से शुरू हुआ और आज 30 तारीख को संपन्न हुआ। इसमें टोटल 14 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया है और सारे मैच बहुत अच्छे हुए। उधम सिंह नगर टीम द्वारा चैंपियन की तरह खेला गया और 4-0 से जो है देहरादून को पराजित किया गया, जबकि देहरादून पिछले साल की चैंपियन टीम थी और पूरे टूर्नामेंट में उनका जो गेम था वो अंडरस्टैंडिंग रहा था। मैं सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने प्रतिभाग किया है उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे अनुशासन का यहाँ पे ध्यान रखा और मैं सभी मीडिया कर्मी और जो सम्मानित गणमान्य व्यक्ति हैं जिनके द्वारा यहाँ पे हमें सहयोग दिया गया, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, 20वीं प्रादेशिक अंतर जनपदीय पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता का आज यहाँ पर समापन हुआ। उधम सिंह नगर की टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए इस प्रतियोगिता को उन्होंने जीता। देहरादून ने भी बहुत अच्छा खेल दिखाया। इस खेल प्रतियोगिता में 14 टीमों ने भाग लिया था। लगभग 2 दिन से यहाँ पर सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला और इससे चयन भी प्रदेश स्तर की टीम का होता है। मैं आयोजक मंडल जो कि एसएसपी साहब जनपद नैनीताल और उनके पूरे अधिकारियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एक सफल आयोजन उनके द्वारा इस प्रतियोगिता यहाँ पर किया गया और खेल को खेल भावना के साथ साथ खेल से जुड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है। वो व्यक्ति को तंदुरुस्त रखता है, स्वस्थ रखता है। एक टीम गेम होने के कारण एक टीम भावनाओं से काम करने की प्रेरणा भी देता है, जो कि बहुत आवश्यक है हमारे लिए। और जहाँ तक खेलों की बढ़ावा की बात है, इस जहाँ प्रांगण में हम खड़े हैं मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में, आपको स्मरण होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस मिनी स्टेडियम में आए थे अपने पिछले कार्यकाल में, तब मैंने उनसे यहाँ पर आग्रह किया था और उन्होंने हाथों हाथ सर्स उसको स्वीकारते हुए घोषणा की थी, जिस घोषणा के तहत 4 करोड़ रुपया इस मिनी स्टेडियम को मिला है, जिसमें स्टैंड बनाना और इस फील्ड के समतलीकरण और इसके ड्रेनेज सिस्टम इत्यादि इसके उच्चीकरण के लिए मिला है। जल्दी ही यह मैदान और खूबसूरत होगा और अच्छा होगा और उन्नत होगा और यहाँ पर
लोगों को अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। हल्द्वानी में प्रगति और आस्था के संगम का महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन महिलाओं समेत सभी लोग सज धज कर रामपुर रोड स्थित छठ स्थल पर पहुंचे। इस दौरान छठ स्थल पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। शहर के अलग अलग जगहों से पहुंची महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर मनोकामनाएं मांगी। काफी संख्या में व्रती महिलाओं को सहयोग देने के लिए टीमें जुटी रही। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जीवन में खुशियां छठ मैया के इस पूजन की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और छठ मैया से आशीर्वाद मांगता हूं कि वो सबके जीवन को सुखमय करे, समृद्धशाली करे और सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। आज पूर्वांचल समाज द्वारा बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे किया जाता है। केवल पूर्वांचल समाज नहीं, पूरे हल्द्वानी के सभी समाज इसमें आते हैं और छठ मैया का आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ही आस्था का हमारे केंद्र महत्वपूर्ण एक पूजा होती है, तपस्या उपासना सूर्य देवता की करी जाती है। आभार प्रकट करते हैं कि जो इस दुनिया में हमारे को जीवन यापन है वो सूर्य देवता की वजह से। तो धन्यवाद के साथ साथ मनोकामना भी मांगी जाती है। ऐसी छठ मैया की इस पर्व पे मैं सब लोग को अपनी तरफ से बहुत दिली शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। छठ पूजा ये बहुत श्रद्धा का त्यौहार है, बड़े उत्साह की त्यौहार है। ये 72 घंटों का व्रत होता है वैसे, लेकिन एक मीठी खीर के रूप में लिया जाता है और ये इसके 4 दिवसीय का त्यौहार होता है। कम से कम 3 दिन लग जाते हैं इसको। सफाई घर में एक शुद्धता का बहुत ज़्यादा प्रतीत होता है और सारे फल फ्रूट, सैकड़ों सारे फल फ्रूट लगते हैं इसमें। और जो सूप होता है, जो वो दौरा में जो फ्रूट रखते हैं, वो भी बहुत हर साल नया खरीदा जाता है, कपड़े भी खरीदे जाते हैं। इसका शुद्धता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। भारत की पहचान है कि हमारी संस्कृति और हमारे जो धार्मिक आयोजन और धार्मिक पूजन है वो पूरे देश के अंदर मनाए जाते हैं। जिस तरह से छठ पूजा एक पूर्वांचल का एक त्यौहार माना जाता था, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के अंदर भी हल्द्वानी का कुमाऊं द्वार है। यहाँ पर पूर्वांचल के बहुत सारे लाखों लोग इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं और यहाँ पर किस तरह से इस पर्व को मनाया जा रहा है। आज ये राष्ट्र पर्व के नाम से जो है कि छठ महोत्सव जो है मनाया जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित और इस क्षेत्र के रहने वाले सभी अपने पूर्वांचल वासियों को छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ कि उनके घर में सुख समृद्धि और वो सब लोग स्वस्थ रहें। सूर्य भगवान उन सब की कृपा करें, उनके सारे कष्टों को दूर करें। और ये त्यौहार इसी प्रकार से आए दिन रात दिन आप देख रहे हैं कि लगातार इस त्यौहार को मनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। और ये सबसे बड़ा महोत्सव जो है कि सबसे बड़ा जो छठ पूजा का महोत्सव जो है कि हल्द्वानी का यहाँ पर होता है। रामनगर पहुंचे भाजपा विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के लॉकडाउन का नाम बदलने के बयान पर अपने बयान से हलचल पैदा कर दी है। प्रमोद नैनवाल ने वर्तमान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। सरकार लॉकडाउन में अच्छे अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाए तो लोगों का कुछ भला होगा। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। नहीं, कांग्रेस और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो केवल बयानबाजी के लिए, अपनी नेतागिरी को जिंदा रखने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। नाम पे बहुत कुछ रखा है जो हमारी प्राचीन संस्कृति से, हमारी विरासत से जुड़े हुए नाम हैं। किसी कारण अगर वो परिवर्तित हो गए हैं, अगर हमारे स्थानीय या उत्तराखंड के संस्कृति से नहीं मिलते और अंग्रेजों के पीरियड में या मुगल काल में वो नाम अगर बदल दिए गए तो उनको वास्तव में हमारे प्राचीन गौरव का जो हमको याद दिलाते, जो स्मरण कराते हैं, ऐसे नामों को रखना चाहिए। मैं पूरी ओर समर्थन करता हूं इस मांग का। और मैं तो ये भी कहता हूं कि मेरी विधानसभा में जो भतवच खान जो हमारा कस्बा है उसका भी नाम बदल करके हीरानगर होना चाहिए। वहाँ की सारी जनता की मांग है और उससे एक अंदर की भावना जागृत होती है कुछ करने की, कुछ उससे जो उस नाम से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक हमारे जो धरोहर है उनकी जब याद आती है तो आदमी कुछ कर गुजरने के लिए और उस क्षेत्र का नाम आगे करने के लिए हमेशा उनको प्रेरणा मिलती रहती है। तो नाम अगर परिवर्तन सरकार करती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और उसके साथ वो आज तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बड़े ढोल पीट रहे कि सड़क ठीक होनी चाहिए और यहाँ के विकास होना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो दावे करते हैं बड़े बड़े कि मैंने 97 सड़कें काटी हैं। वो अपने जो सड़कें उन्होंने विधायक निधि से काट करके जिस प्रकार उन्होंने विधायक निधि का दुरुपयोग किया है, 97 में से 95% जो सड़कें हैं आज बंद पड़ी हैं।
और 95% सड़कों को जब मैंने विभाग से कहा कि इनको आप इनका पीडब्ल्यूडी से कहा इनका हस्तांतरण करके इनमें डामरीकरण करो, तो पीडब्ल्यूडी ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब उनका ग्रेड ठीक नहीं है, उनकी चौड़ाई ठीक नहीं है। वो बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से केवल अपने कुछ कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए उन सड़कों को काटा गया है। वो पहले अपने गिरेबान में झांके, तब सरकार से कहें। सरकार का विकास, हमारे केंद्र सरकार का विकास, सड़कों पर जो हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, यहाँ पर 4 धाम को जो पहुंचने वाले जो मार्ग हैं, ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, तमाम सड़कें जो बन रही हैं और बनने का जो प्लान है वो बहुत व्यापक है और इस भारत को विकसित देश बनाने की तरफ आगे ले जाएगा वो कदम। और निश्चित रूप से विकास चारों ओर हो रहा है और उसका परिणाम बहुत जल्द दिखाई देगा। अल्मोड़ा में विधायक मनोज तिवारी ने धुनी मंदिर राजपुर में कांग्रेस जनों के साथ बैठक कर सीधा संवाद किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कांग्रेस संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। नैनीताल जिले के हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। वहीं अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर हल्द्वानी स्टेडियम से साइकिल और पैदल दौड़ रैली को रवाना किया। रैली में स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भारी उत्साह पूरे देश में है। आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, इस देश को एक रखने का काम पूजनीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। अगर रियासतें बिखरी पड़ी होती तो 1-1, 2-2 किलोमीटर पर हमारे कई राज्य होते। आज जो हमारा फेडरल सिस्टम है, हम सब एक हैं, हम सबको एक करने का काम श्रेय पूरी तरह से तत्कालीन गृह मंत्री जी और जो उप प्रधानमंत्री भी हमारे रहे उनको जाता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एकता दिवस के रूप में मनाने का जो ऐलान किया, पूरे देश में इस समय सब लोग एक साथ चल रहे हैं, एक साथ दौड़ रहे हैं। कहीं साइकिल रैलियां हो रही हैं एक साथ, कहीं मोटरसाइकिल रैलियां हो रही हैं। यानी कि जो नई पीढ़ी है, जो इतिहास में पढ़ती थी, वो आज साक्षात करती है कि ऐसे लौह पुरुष हमारे पटेल जी थे, जिनकी वजह से आज का भारत हमको एक दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर, एकता दिवस के अवसर पर, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और आगे के लिए इसी तरह से एक होकर, एकजुट होकर देश को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिस पर हम बखूबी आगे चल भी रहे हैं। अर्थव्यवस्था, खर्च, महंगाई और चुनावी माहौल में वोट के बाद अब नोट में फोटो का मुद्दा जोरों पर है। आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील ने नोटों पर किसकी हो फोटो की बहस छेड़ दी है। एक के बाद एक राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं और विचार सामने आ रहे हैं। कोई चाहता है कि इस पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीर लगे, वहीं किसी की इच्छा नोट पर शिवाजी सहित अन्य महापुरुषों की फोटो देखने की है। कोई इसे बकवास मुद्दा बता रहा है तो कोई धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसी बातों से आपसी सौहार्द भड़काने का आरोप लगा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर हरीश रावत और हल्द्वानी की जनता ने क्या कहा, आप भी देखिए हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जब गणेश जी की होनी है तो हमारे गणेश तो जो है गोयल देवता है, तो हमारे गोयल देवता की फोटो लगा दो उसमें जो है। फोटो से तो अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। फोटो जो है अच्छे आदमी की, जो महापुरुष है उन्हीं की लगनी चाहिए। लेकिन नई फोटो करके क्या करना, जैसे गांधी जी की चल रही थी पहले, तो ठीक है, वो चलती रहे। मेरा मानना है ये मुद्दा एक खाली राजनीति का मुद्दा है। तो ये जो देवी देवताओं से जो एक है कि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और देवी देवताओं में ये कि एक राजनीति होगी, इसलिए इसमें महापुरुषों की ही फोटो होनी चाहिए। वो चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे भगत सिंह हो, या हमारे जो पुराने महात्मा गांधी जी हैं, उनकी फोटो ही रहनी चाहिए, और वो जायज़ चीज़ है। इससे तो देश में हमारे जो है, भारत जो है एक सर्वधर्म के लोग इसमें रहते हैं, सभी धर्म के लोग। अगर एक पर्टिकुलर भगवान की फ़ोटो या किसी को मान्यता वाली फ़ोटो लगा दी जाएगी तो इससे आपस में अराजकता ही फैलेगी, लड़ाई होगी आपस में। इससे अर्थव्यवस्था में तो कोई सुधार नहीं होगा। देखिए सर, नोटों में फ़ोटो होना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जो परंपरागत रूप से जो फ़ोटो है, पहले हमारे देश की बात है, कहीं और देश की बात है, जो परंपरागत है वो ठीक है।
लेकिन फिर आप उसको जबरदस्ती का इन्वॉल्वमेंट का कर रहे हैं। हम ये लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगाओ, शिव जी की फ़ोटो लगाओ, फिर हमारे दूसरे भाई लोग कहेंगे हमारी रिलीजन की फ़ोटो हो, उसमें अनावश्यक रूप से बौद्ध दर्शन होगा। और ये जहाँ तक है मैं जो समझता हूँ ज़्यादा ठीक नहीं है कि फ़ोटो चेंज करना जो है परंपरागत ठीक है। हम जो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और जो ये मुद्दा केजरीवाल ने उठाया है, गुजरात चुनाव को देखकर उठाया है और बिल्कुल नाजायज़ मुद्दा है। कहते हैं इसमें हर धर्म, हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं ना, तो ये लोगों की, हिंदुओं की भावनाओं को झकझोरने के लिए उन्होंने ये मुद्दा चुनाव को देखते हुए उठाया हुआ है। बात आ रही है कि देवी देवताओं के फ़ोटो होने चाहिए। केजरीवाल ने इसको आगे बढ़ाया है। केजरीवाल ये वही हैं जो परिवर्तन नाम की संस्था के साथ राजनीति को बदलने और आज़ादी का बहुत सारा इनका वो है, पर राजनीति किस कदर किसी नेता और किसी को बदल देती है ये हम देख रहे हैं। ये पॉलिटिकल पूरा एजेंडा है किसी भी देश में, या वो जो भी आप, मैं तो कहता हूँ कि आम आदमी का फ़ोटो लगा दो, इस टाइप का हो। जैसे डाक टिकटों में एक बार चला था कि अपनी फ़ोटो वाला आप डाक टिकट ले सकते हैं, तो हर आदमी नोट में अपनी फ़ोटो लगवा ले, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दे हमारे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और क्या बोलते हैं, सूखा अकाल होने चाहिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जहां बीती रात 3 युवकों ने मंदिर में चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन कॉलोनी के लोगों ने उन्हें पकड़कर बांध दिया। यह मामला रुद्रपुर के आनंद विहार कॉलोनी का है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने कॉलोनी में पहुंचकर तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये साला यही है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागला न्यूज के साथ। धन्यवाद।